हाँ जी दोस्तों, तो 3 सेक्शन और रह गए हमारे इस चैप्टर में 136, 137 एंड 138। अब तीनों सेक्शन की फटाफट से बातें करते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटे सेक्शन से अपने बड़े-बड़े जो सेक्शंस थे वो देख लिए। उनके मुकाबले काफी छोटे सेक्शन से बहुत ही लिमिटेड पीरियड में खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 136 की, जो कि बात करेगा आपका राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि आपने जैसे पीछे देखा सेक्शन नंबर 101, तो वहां पे आपने क्या देखा कि भैया जनरल मीटिंग में जिन जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनको नोटिस देना होता है 21 डेज पहले। तो उसी से मिलता जुलता सिनेरियो आता है 136 के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि भैया आप जो उनको नोटिस दोगे, नोटिस के साथ साथ आप जनरल मीटिंग के अंदर मतलब एजीएम जो आपकी होने वाली है उसमें आप क्या अडॉप्ट करने जा रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अडॉप्ट करोगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, उसका ऑडिट करवाया गया है, उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। मतलब कि सहमति मिलेगी उसकी भी मेंबर्स के द्वारा एजीएम के अंदर। तो उनकी कॉपीज जो है, मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अलॉन्ग विद दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी अलॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, अलॉन्ग विद दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर है तो ऑडिटेड रिपोर्ट्स हो गए, बोर्ड रिपोर्ट्स हो गए, या और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, एनेक्सेस वगैरह हो गए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो भी 21 दिन पहले मेंबर्स को मिल जाने चाहिए, या फिर डिबेंचर के ट्रस्टीज को मिल जाने चाहिए, या फिर और भी कोई लोग हैं जो कि इंटाइटल्ड है इनके लिए, तो उनको ये चीज मिल जानी चाहिए 21 दिन पहले पहले, ताकि जब वो मीटिंग में आए तो उनके पास ये सारे डाटा हो, उसके बेसिस पर उनको अडॉप्ट करना है नहीं करना है, कोई इशू है, कोई दिक्कतें हैं, उसको वो जिक्र कर सके उस एजीएम के अंदर। तो उसके ऊपर बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 136। 3 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 जो की बात करेगा कि किन किन लोगों को मिलना चाहिए, कितने समय में मिल जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। पार्ट 2 बात करेगा कि किस तरीके से सर्कुलेट किया जाएगा, ये कॉपीज वगैरह कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसके ऊपर बात करेगा पार्ट 2 इसका। और थर्ड पॉइंट आएगा कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर, एंड बस ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट को जो है, मतलब पहला पार्ट क्या, मोटा मोटा सारा कुछ इन्होंने ना पहले पिक्चराइज किया हुआ है। ऑल्दो ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक समराइज्ड वे में दिया गया है, तो इसके अंदर काफी चीजें छोड़ी गई है, बट स्टिल एक आपके माइंड में फ्रेम तैयार करने के लिए इस पिक्चर को बनाया गया है। तो उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्या कि कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 1 हो गया। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसी सारी चीजें आ गई। अलॉन्ग विद दैट अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है तो वो भी आएगा, प्लस ऑडिट रिपोर्ट, प्लस एनी अदर डॉक्यूमेंट। इन सबको भेजा जाएगा। किस किस को भेजा जाएगा, तो सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा। डिबेंचर होल्डर, अगर डिबेंचर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं तो उनके जो डिबेंचर ट्रस्टी होंगे उनको भेजा जाएगा। और भी अगर कोई पर्सन इंटाइटल्ड है तो उनको भी भेजा जाएगा, जैसे हम कहते हैं एनी अदर शेयर होल्डर या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, विच मींस लाइक बॉन्ड होल्डर या एनी अदर पर्सन, तो उनको भेजा जाएगा। कितने दिन पहले भेजा जाएगा, तो भैया कम से कम 21 दिन पहले। जनरल मीटिंग जो आपकी होने जा रही है उससे 21 दिन पहले इसको भेज देना है। सर्कुलेशन कैसे किया जाएगा, तो सर्कुलेशन के ऊपर बात आती है कि अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है और उसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है, एंड जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में जो इसका सर्कुलेशन होगा वो होगा बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब कि जो इस टाइप की कंपनी होंगी, लाइक लिस्टेड या फिर पब्लिक कंपनी हैविंग दी नेटवर्थ एंड टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ एंड 10 करोड़ रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्कुलेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर अभी आप आगे देखोगे। और एनी अदर केस अगर इनमें फॉल नहीं करते तो इसके अलावा और भी जो सिनेरियो हो गया उस केस में आपको फिजिकल कॉपीज डिस्पैच करनी होगी। किसकी, उन्हीं सब चीजों की जो आपने ऊपर देखा, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये पूरी समराइज वे में इन्होंने पूरे सेक्शन में बता दिया। अलॉन्ग विद दैट कॉन्ट्रावेंशन का एरिया भी आएगा, जो कि हम वन बाय वन इनके प्रोविजंस को देखेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर पार्ट जो आता है वो आता है हु आर एंटाइटल्ड टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके लिए कौन कौन एंटाइटल्ड है, तो भैया जितनी भी जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज होगी उसमें इंक्लूड करना है आपको। ये वर्ड हमेशा चलेगा कि इंक्लूड करना है क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर है तो ऑडिट रिपोर्ट या फिर और अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपको बनाना होता है, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है, उसके अंदर आपको अटैच करने होते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड रिपोर्ट्स हो गए या कोई एनेक्चर या एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह हो गए, इस टाइप की चीजें। तो जो भी इस टाइप की चीजों को आप लेट डाउन करने वाले हो अपने जनरल मीटिंग के अंदर, उसको आपको भेजना पड़ेगा सभी मेंबर्स को, सभी डिवेंचर होल्डर के ट्रस्टीज को अगर आपने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं तो, और एनी अदर पर्सन जो कि हमने देखा अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो सकते हैं जो भी एंटाइटल है। कितने दिन पहले, तो 21 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा। 21 दिन कहां से, जो भी आपकी जनरल मीटिंग होने जा रही है उससे 21 दिन पहले ये पहुंच जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है वो माना जाएगा कि आपको मतलब प्रॉपरली उसको सेंड किया गया है और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब एग्री होंगे मेंबर्स हमारे। कितने मेंबर्स एग्री होंगे तब ये प्रॉपरली कन्वीन्ड माना जाएगा। जब, अगर हम बात करें इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई है, उनका एग्री होना जरूरी है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उस केस में वोट, जो वोटिंग पावर जिनके पास है उसमें से मेजॉरिटी मेंबर्स अगर एग्रीड है, प्लस मतलब बीच में एंड है, एंड
जिनके पास वोटिंग पावर है उनकी वोटिंग पावर कम से कम 95% या उससे ज्यादा है और वो लोग एग्री करते हैं कि हाँ जी प्रॉपरली कन्वे किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रॉपरली प्रोवाइड किए गए हैं, तो माना जाएगा कि हाँ सच में इसको प्रॉपरली सेंड किया गया है। एंड अगर ऐसी कंपनी की बात करें जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां पे कम से कम जो मेंबर्स होते हैं वो 95% जिनके पास वोटिंग पावर है उससे ज्यादा 95% या उससे ज्यादा लोग एग्री करने चाहिए कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसकी कॉपीज वगैरह और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो प्रॉपरली सेंड किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तो ही माना जाएगा कि हाँ जी ये काम प्रॉपर वे में हुआ है। ना लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उनके लिए क्या सीन आता है कि लिस्टेड कंपनी में कहा जाता है कि भैया आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आप प्लेस कर दो अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, उनको आप प्लेस कर दो कहां पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके साथ साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल कराओ 21 दिन पहले। मतलब सभी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको अवेलेबल करा दो फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में वो रहना चाहिए, आ जाना चाहिए। और एक स्टेटमेंट भेजो सभी को। स्टेटमेंट क्या होगा? बेसिकली उस स्टेटमेंट में साइलेंट फीचर्स लिखे होंगे, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में मोटी मोटी एक समराइज जानकारी होगी, जो कि सभी मेंबर्स को, सभी ट्रस्टी को और एनी अदर पर्सन जो भी था, सभी व्यक्ति को भेज दो। कैसे? तो उनको आपको ये चीज सेंड कर देना है बाय वे ऑफ जो भी मोड अभी हम देखेंगे कि लिस्टेड कंपनी वगैरह होगी तो कैसे भेजा जाएगा, या अदरवाइज फिजिकली डिस्पैच किया जाएगा। द थिंग इज कि कहा गया है कि लिस्टेड कंपनी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज वगैरह सभी को भेजने की जरूरत नहीं है, उसको बस आपको अवेलेबल करा देना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। अनलेस अदरवाइज कि कोई सा शेयर होल्डर ऐसा या कोई सा स्टेक होल्डर ऐसा है जो आपसे कहता है कि नहीं मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए, समरी वाली जिसके अंदर आप जो भेजना चाह रहे हो, मुझे तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर कोई खुद से डिमांड करता है, खुद से कहता है कंपनी को, तो आपको उसको पूरा भेजना है। अदरवाइज सभी व्यक्ति को पूरे सेट बना के भेजने की आवश्यकता नहीं होता इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। वो कहते हैं जी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल करा दिया है, जिसको भी जरूरत है वो आए और इंस्पेक्शन करके जा सकता है, जो देखना चाहे वो देख सकता है। और एक उसकी समरी बना के जिसके अंदर उस स्टेटमेंट्स के साइलेंट फीचर्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइलेंट फीचर्स होंगे, वो अवेलेबल करा देना है, वो सेंड कर देना है सभी लोगों को। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी थोड़ा सा बड़ा दायरा हो जाता है, सभी को भेजना कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट ऑफ मनी भी है और वेस्टेज ऑफ कंप्लायंसेस भी है, तो उस चीज में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके ये वाला रूल के लिए बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टेड कंपनी। फिर बात आती है जैसे भी आपने देखा नेटवर्थ और टर्नओवर वाली केस में, तो उनके लिए कहा गया, या फिर लिस्टेड कंपनी की भी बात करें तो उनके लिए कहा गया कि भैया सर्कुलेट करने का जो मैनर है वो प्रिस्क्राइब करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी हम आगे देख लेंगे कि क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज आपने समरी में पीछे भी देख लिया कि क्या प्रिस्क्राइब किया गया है कि बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भेजा जाएगा, लेकिन उसके अंदर इन डेप्थ बात होगी कि किन किन लोगों के आपके पास डीमेट फॉर्म में शेयर्स है, उनकी ईमेल आईडीज वगैरह अवेलेबल है जिनको आप भेज सकते हो, या कितने लोग ऐसे जो कंसेंटेड है। तो इस टाइप से रिलेटेड कुछ एक प्रिस्क्राइब किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीजर, मैनर कि किस तरीके से सर्कुलेट करना है, तो वो प्रिस्क्राइब करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है, जिसको कि उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, फिर बात आई कि लिस्टेड कंपनी को भैया प्लेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पीछे कह दिया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ऑल अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका सीएफएस है, ऑडिट रिपोर्ट, वॉटेवर, सारी चीजों को आपको वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल करा देना है। वो वेबसाइट जो कि है तो कंपनी खुद मेंटेन करके चल रही है या किसी से मेंटेन करवाया हुआ है, एज द केस में भी, बट द थिंग इज की वेबसाइट पे उनके अवेलेबल होना चाहिए। फिर बात आती है कि अगर लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिनकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज भी है, मतलब लिस्टेड कंपनी है और वो होल्डिंग कंपनी है, उनकी कई सारी सब्सिडरीज हैं या कोई एक आधा भी सब्सिडरी है, तो उस केस में क्या प्रोविजन है? तो उस केस में क्या कहा जाता है कि जितनी भी आपकी सब्सिडरीज हैं उन सबके सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन सब्सिडरी का भी ऑडिट हुआ होगा, उनके सेपरेट स्टैंडअलोन अकाउंट्स होंगे। उन सभी सेपरेट स्टैंडअलोन अकाउंट्स को आपको प्लेस करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब सपोज करो आपकी 4 सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी ए के भी आपके सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। आपकी वेबसाइट मतलब लिस्टेड कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। बी है तो उसके भी होने चाहिए, सी है तो उसके भी, डी है, मतलब जितने भी आपकी सब्सिडरीज है सभी के आपके सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट जो है वो अवेलेबल होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि जी मुझे ना सब्सिडरी जो ए है उसके सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए, पूरी कॉपीज चाहिए, तो आपको उसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे कहता है कि जी आपकी 4 सब्सिडरी उसमें से मुझे शुरू की 2 सब्सिडरी की आप दो, या फलाना नाम के सब्सिडरी की मेरे को कॉपीज प्रोवाइड की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उस केस में जो आपकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज सिर्फ आप वेबसाइट पे प्लेस कर दो वो सफिशिएंट इनफ माना जाता है। नाउ फिर बात आती है कि अगर कोई सी लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिनकी की फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी का मतलब जिनकी सब्सिडरीज जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रखी है आउटसाइड इंडिया। ये भी पॉसिबल है कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और जो उनकी सब्सिडरी है वो हमारी फॉरेन कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह उन फॉरेन सब्सिडरी की बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फॉरेन सब्सिडरी ने बनाया होगा, और अलॉन्ग विद दैट एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया होगा, उन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको अवेलेबल कराना है कहां पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब कि फॉरेन सब्सिडरी के भी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके वेबसाइट के ऊपर प्लेस्ड होने चाहिए, आपके मतलब लिस्टेड इंडियन होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं कि अगर सपोज करो ऐसा है कि फॉरेन सब्सिडरी ऐसी फॉरेन सब्सिडरी है जो जिस कंट्री में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है उस कंट्री के अंदर उसको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो कंट्री के रूल्स ऐसे हैं जहां पे कि कहा जाता है कि इस सब्सिडरी कंपनी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में जो भी हमारी होल्डिंग इंडियन कंपनी है, जो भी हमारी होल्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनी है, उसको उस सब्सिडरी के, फॉरेन सब्सिडरी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो तो होंगे ही, चलो ऑडिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऑडिट था तो हमें कहा गया कि भैया ऑडिटेड को आप प्लेस करो, बट अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, अगर सपोज ऐसा है कि वो जो फॉरेन सब्सिडरी है वो जिसके जो फाइनेंशियल्स बने हुए हैं वो किसी और लैंग्वेज में बने हुए हैं, वो लैंग्वेज जो कि उस कंट्री में चलती है, ये भी पॉसिबल है, तो उस केस में आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड उसके बाद आपको उसको प्लेस करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो दो रिक्वायरमेंट आ गए, अगर ऑडिट नहीं हो रखा कोई दिक्कत नहीं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेबसाइट पे लगा दो, और अगर वो किसी और लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश तो उस केस में आपको इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी को प्लेस करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, बात करते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 8 कंपनी। तो ये एक्सेप्शन वही है जो सेक्शन नंबर 101 में भी थी, जहां पे कहा गया था कि भैया 21 दिन की परंपरा इनके ऊपर नहीं लगेगी, इनके ऊपर 14 दिन ही सफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से छूट मिली हुई है कि भैया 14 दिन का नोटिस भी देके काम कर सकते हैं। तो वैसे 14 दिन के अंदर भी अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिलीवर कर देंगे, मतलब सेंड कर देंगे अपने मेंबर्स या फिर ट्रस्टीज वगैरह को, तो वो सफिशिएंट माना जाएगा, कंप्लाइंट माना जाएगा। निधि कंपनी की बात करें तो निधि कंपनी में भी ये वाली परंपरा आपने दिखी थी सेक्शन नंबर 101 के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी मेंबर ऐसा है जिसने इंडिविजुअली या फिर ज्वाइंटली होल्ड कर रखे हैं कंपनी के जो शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है, मतलब वो छोटा मेंबर है, या फिर जो उसकी वैल्यू है वो 1% से ज्यादा नहीं है, मतलब 1% जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का उससे ज्यादा नहीं है, तो उस केस में मतलब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और विच एवर इज लेस, मतलब इन दोनों में से देखना है 1000 रुपए या फिर 1%, विच एवर इज लेस के अंदर अगर आता है तो उस केस में हमें उसको पर्सनली सारी चीजें भेजने की जरूरत नहीं है, सारी कॉपीज वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा एक न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस डाल दोगे। पब्लिक नोटिस किस बारे में डालोगे कि भैया इस दिन पे, इस जगह पे, इस टाइम पे आपका एजीएम होने वाला है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल करा रखा है, आप चाहो तो उसको आके इंस्पेक्शन कर सकते हो। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो उस कंपनी का एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे उसको नोटिस बोर्ड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद जितने भी उसके इंक्लोजर्स वगैरह हैं उसको अफिक्स करना है। अफिक्स मतलब कि जो भी उनका नोटिस बोर्ड होगा उस पर वो चिपका के रखेंगे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसको कि मेंबर आके चेक कर सकता है। अच्छा, साथ में उनको उस एडवर्टीजमेंट में ये भी बताना है कि ये चीज अफिक्स्ड है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेंबर है वो वोट कर सकता है मीटिंग में आके, चाहे खुद से चाहे बाय वे ऑफ प्रॉक्सी। तो बाकी सारी चीजें तो वही है जो आपने 101 के अंदर देखी थी, बट उसके अलावा एक चीज और एक्स्ट्रा ये हुआ कि जो आप नोटिस दोगे, मतलब जो आप पब्लिक नोटिस दोगे बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर, वहां पे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल है और उसको आप आके इंस्पेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमने जो हमारा नोटिस बोर्ड है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर वहां भी इसको अफेक्ट किया हुआ है अलॉन्ग विद द रेलेवेंट इनक्लोजर्स। ठीक है जी, तो ये सारी परंपराएं इन्होंने बता दी। फिर इसी को यहाँ पे समराइज किया गया है, इसको पढ़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसे बताया गया है कि लिस्टेड कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम मानते हैं कि कंप्लाइड हो गया। तो नंबर 1 क्या था कि आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में 21 दिन पहले अवेलेबल कर देना है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। उसके बाद कहा गया कि स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर साइलेंट फीचर्स होंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको आप सेंड करोगे सभी मेंबर्स को, सभी डिवेंचर ट्रस्टीज को, और जो वो सेंड किया जाता है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है वो बनाया जाता है फॉर्म AOC 3 के अंदर। तो ये आपको एक थोड़ी सी ध्यान रखनी जो पीछे बात नहीं आई थी। उसके बाद कहा गया कि भैया जो आप ये भेजोगे, जो स्टेटमेंट भेजोगे वो भी आपको 21 दिन से पहले पहले भेज देना है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो पूरा स्टेटमेंट मांगता है तो उसके आप स्टेटमेंट उसको, मतलब समराइज स्टेटमेंट नहीं भेजोगे उसको, फिर आप पूरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे अगर कोई खुद से डिमांड करता है तो। ना, अगला पॉइंट आता है क्या, कंपनी ऑल्सो अलाउ एवरी मेंबर या ट्रस्टी
ऑफ द डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो ऑब्वियसली बात है, जो इंस्पेक्शन का प्रोविजन है उसको आपको अलाउ करना है सभी लोगों को, और कब करना है, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो ये तो पहला एरिया जिसके अंदर ये बात आई कि किस किस को दिया जाएगा और किस किस की जानकारी किस किस तरीके से उसको पब्लिश किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस। अब ये कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केस का मतलब वही केस जो मैंने आपको पीछे कहा था जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। क्या केसेस है वो, जैसे कि सारी सारी लिस्टेड कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा है और जो उसका टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। तो उस केस में कहा गया क्या कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जो भेजना है, मतलब जो सर्कुलेट करना है वो करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने शेयर्स जो होल्ड करके रखे हैं वो रखे हैं डीमैट फॉर्म के अंदर, पॉसिबल है। अगर डीमैट फॉर्म में रखे होंगे और जो आपका डिपॉजिटरी है उसके पास प्रॉपरली ईमेल आईडी जो है वो अपडेटेड है सभी शेयर होल्डर्स के, तो उस ईमेल आईडी को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए आप सारी कॉपीज वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको डिलीवर करोगे। ठीक है जी। फिर कहा गया कि अगर सपोज करो कि शेयर होल्डर जो है उन्होंने शेयर होल्ड नहीं कर रखे डीमैट फॉर्म में, लेकिन उन्होंने कंसेंट दिया हुआ है राइटिंग में, मतलब सारे शेयर होल्डर ने कंसेंट दिया हुआ है राइटिंग के अंदर कंपनी को कि भैया ये मेरी ईमेल आईडी है और आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए डिलीवर कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो उस केस में भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए कर सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों केस में कोई फॉल नहीं करता तो उस केस में आपको फिजिकल कॉपीज ही डिस्पैच करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन नंबर 20, जिसमें बेसिकली वही बातें थी कि आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, वॉटेवर इस टाइप की चीजें आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल डिस्पैच। ठीक है, तो अगर उन दोनों केस में कोई बंदा फिट नहीं होता तो उस केस में आपको फिजिकल कॉपीज उसको देनी होती है। ठीक है जी। बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर कि भैया इस सेक्शन के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करती कौन, कंपनी, तो पेनल्टी लगेगा सीधा सीधा कितना, 25,000, ना मिनिमम ना मैक्सिमम कुछ भी नहीं, सीधा सीधा फ्लैट 25,000 की पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर की बात करें हु इज इन डिफॉल्ट, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सीधा सीधा 5,000 रुपए की। नाउ इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है जो कि 2 पैराग्राफ में क्लैरिफाइड है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लैरिफिकेशन क्या है कि आपने देखा था सेक्शन नंबर 101 के अंदर कि जो नोटिस होती है, मतलब मीटिंग के लिए जो नोटिस दिया जाता है उसमें एक प्रोविजन था शॉर्टर नोटिस का, मतलब कि 21 दिन से पहले भी चाहें तो नोटिस को बुलवाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस था। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन क्या कहेगी कि अगर ऐसा हुआ है सेक्शन नंबर 101 के अकॉर्डिंग कि जो नोटिस दिया गया है मीटिंग के लिए वो शॉर्टर नोटिस है, मतलब 21 दिन का नोटिस नहीं है, उससे कम पीरियड का नोटिस है, और एज पर दैट सेक्शन वो प्रॉपरली कन्वीन किया गया, मतलब जो जो रीजन थे, जो जो पॉसिबिलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग ही है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। तो उस केस में उस नोटिस के साथ साथ ही आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। सपोज करो आपने 15 डेज का नोटिस दिया, तो 15 डेज के नोटिस के साथ साथ ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर्कुलेट करने पड़ेंगे। वहां पे 21 दिन की परंपरा फिर नहीं लगेगी। जहां पे शॉर्टर नोटिस लग गया 101 का, तो वहां पे शॉर्टर नोटिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला भी लगेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको उसी पीरियड के अंदर सर्कुलेट करना होगा। ठीक है जी। फिर दूसरी बात आती है क्या कि अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें जिन्होंने ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उनके अकाउंट्स ऑडिट हो, ऐसी रिक्वायरमेंट उनकी कंट्री में नहीं है जिस कंट्री में भी वो इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस केस में आपने क्या देखा कि जो पेरेंट इंडियन कंपनी है उसको प्लेस करना है। प्लेस क्या करना है, जो भी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको प्लेस करना है कहां पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये था सेक्शन नंबर 136 सबसेक्शन 1 के अंदर। एक सेक्शन और आएगा आपका, इसका नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 137, उसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, जिसके अंदर बात होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने के ऊपर। ठीक है, डिट्टो चलेगा। वहां पे क्या कहा जाता है कि भैया प्लेस नहीं करना वेबसाइट में, वहां पे आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार को। तो सेम प्रोविजन क्या कहता है कि भैया अगर फॉरेन कंपनी जिसकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उसकी ऑडिट नहीं हो रखे, तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्लेस करोगे वेबसाइट के ऊपर एज पर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1, और उसको फाइल करोगे आप रजिस्ट्रार को एज पर सेक्शन 137 सबसेक्शन 1। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि जो फॉर्मेट होगा, ये तो बात हो गई प्लेस की फाइलिंग की। अब जो फॉरेन सब्सिडरीज की जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उसका जो फॉर्मेट होगा उसको आपको कोशिश करना है कि वो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होनी चाहिए, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 की जो फॉर्मेट्स अकाउंट्स प्रिपेयर करने की उसके अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर वैसा करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको हमारे फॉर्मेट में, कंपनी एक्ट 2013 के फॉर्मेट में डालना अगर पॉसिबल ना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक रीजन भी बताओगे कि क्या रीजन है उस डेविएशन का, मतलब जो उनका फॉर्मेट है और जो हमारा फॉर्मेट है उसके बीच में क्या डेविएशन है, क्यों उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, और उस रीजन को भी आपको प्लेस करना है अंडर सेक्शन 136 या फिर फाइल करना है अंडर सेक्शन 137 एज द केस में भी। तो ये कॉमन है 136 137 दोनों सेक्शन के ऊपर की एक क्लैरिफिकेशन जो कि एमसी के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 136। 137 में डिट्टो कॉपी पेस्ट तरीके चलेगा। यहां पे बात हुई उसकी हमारी प्लेस के ऊपर, मतलब वेबसाइट की बात हो गई और मेंबर्स को पहुंचाने की बात हुई। अगले वाले सेक्शन में बात होगी कि उसको फाइल किया जाएगा किस तक, रजिस्ट्रार तक। तो उसको रिलेटेड प्रोविजंस क्या, और 137 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है।